हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैं एक चार्ट लेकर के आया हूं और काफ़ी मेहनत के बाद ये चार्ट मैं दिखाऊंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि जेसीओज की जो ओआरओपी में पेंशन कम हुई है उसके दो कारण हैं। एक तो इनका 4200 का ग्रेड पे और उससे आगे प्रमोशन, और दूसरा पीसीडीए का मिनिमम और मैक्सिमम का प्रॉपर एवरेज नहीं लेना। अब ये जो आज मैं आपको चीज़ बताऊंगा ये शायद किसी ने कभी देखी भी नहीं होगी और किसी के पार्ट भी नहीं होगा, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स हैं उनको बताना चाहूँगा। एक तो सुंदर थापा हैं, वो कहते हैं साहब मेरी 17 साल की सर्विस है और सिपाही ACP2 से मैं रिटायर हुआ हूँ और मेरी 20,150 इस समय मेरी पेंशन है। तो ये बताओ मैं पेंशन कहाँ देखूँ, मैं सिपाही में देखूँ या मैं और कहीं देखूँ? थापा साहब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो OROP2 में जो सिपाही की पेंशन है उसमें ACP नहीं दे रखा है। ये मैंने क्लियर किया था, तो वहाँ किसी भी सिपाही को ये पता नहीं चलेगा। केवल जब आपका PPO में आपकी पेंशन एंटर होगी तो उस समय आपको हवलदार की पेंशन आएगी। हवलदार 17 साल तो आपकी लगभग 19 साल पे जा करके बैठेगा, हिसाब किताब 19 साढ़े 19 साल पे, क्योंकि 17 साल तो आपकी रेगुलर पेंशन हो जाती है, दो आपको MSP मिल जाते हैं और फिर ग्रेड पे का फर्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल में आपकी जो हवलदार की पेंशन है 19 साल की 21,782 है और उससे आगे है 22,007, शायद 21,782 आपकी बेसिक पे होगी। लेकिन आपका जब PPO रिवाइज होगा तो PPO में इसको PCDA करेगा, तो आप हवलदार की जा करके देखो 19 साल की या 20 साल की वो आपकी पेंशन होगी। उसके बाद आज पता चला कि फैमिली पेंशनर का एक मुश्त एरियर भुगतान किया जा रहा है, लेकिन अन्य का किसी का नहीं किया जा रहा है। तो फैमिली पेंशनर का तो एक ही मुश्त देना था, पहले जो सर्कुलर निकला था उसी के हिसाब से, तो उसी हिसाब से पेमेंट हो रहा है। और आज PCDA ने भी कई बैंकों का है कि फैमिली पेंशनर का एक मुश्त आप भुगतान कीजिए। और मैं ये जो भी काम कर रहा हूँ मैं तभी से देख रहा हूँ, मैंने इतनी मेहनत कर करके चार्ट डाले, मेहनत की और काफ़ी कुछ जानकारियाँ मैंने दी, लेकिन जानकारियाँ जो कुछ लोग होते हैं जो इडियट्स होते हैं उनके लिए तो ऐसे ही होते हैं। उनके कुछ कमेंट बताते हैं मेरे को, नाम तो मैं नहीं लूँगा। कोई कहता है ऑफिसर की चमचागिरी छोड़ो। भाई जब मैं ये कहता हूँ कि सभी की बात करो, आप 17, 22, 24 क्यों बात करते हो? तो एक श्रीमान जी कहते हैं अभी अब पता नहीं इसमें ऑफिसर की कौन सी चमचागिरी हो गई। एक कहता है अभी कोई नहीं सुनता है, एक और कुछ कहता है, समझे। दो चार कमेंट करते हैं लोग बाग। भैया मैं आपको बता दूं कि मेरे जो कैलकुलेशन है फैक्ट्स फिगर्स पर आधारित हैं, ये समझदार लोगों के लिए हैं, ये इडियट्स के लिए नहीं है। समझ जाओ तो इतना ही काफ़ी है। रही कमेंट की बात, तुम करते रहो, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, एक नाम मैं जरूर लूँगा, ये सदाराम लकड़ा जी। ये कमेंट भी थोड़ा ठीक करते हैं और छुपाते भी नहीं हैं और कहते बढ़िया कहते हैं। साहब आप जो फैमिली पेंशन का मैटर नहीं उठाएं, क्या MSP का मैटर नहीं उठाएं? सदाराम लकड़ा जी मैंने कभी नहीं कहा है कि आप फैमिली पेंशन का मैटर मत उठाइए, MSP का मैटर मत उठाइए। और दूसरा आप कह रहे हो कि आप जंतर मंतर पर क्यों नहीं आते? हाँ, मैं आपको बता दूं जंतर मंतर पर हम क्यों नहीं आते। जंतर मंतर पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का जब जनरल बॉडी मीटिंग या जो चेयरमैन डिसीजन लेगा उसके हिसाब से हम जाएंगे, उनको छोड़कर हम नहीं जा सकते हैं। हम सोच रहे थे कि एक ग्रुप ने तो 20 तारीख को किया, एक 12 तारीख को आ रहा है, तो हो सकता है ये आपस में बैठ करके कोई समझौता पर पहुंचे और एक ग्रुप बने। लेकिन हमें पता चल रहा है स्टेटमेंट से, विभिन्न लोगों के स्टेटमेंट से, कि 12 तारीख को जंतर मंतर पर जो धरना होना है उसको अभी से विभिन्न तरीके से लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और इसी को नहीं, दूसरे लोग दूसरे संगठनों को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। 2015 में पता नहीं किसने कितना पैसा कमा लिया, और अरबपति हो गया, वो इतना पैसा कमा गया, वो इतना पैसा कमा गया। ये दूध के धुले यही है जो कुछ भी है, और सब मतलब बेईमान आदमी है। दूध के धुले यही है जो मतलब फालतू बकवास कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारा वहां आना संभव होगा, क्योंकि इनमें कोई एकता नहीं है। ये सब एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं और एक दूसरे की टांग काट रहे हैं। इसी की वजह से हम नहीं आ रहे थे। हम चाहे कि इनमें एकता हो जाए और उसके बाद इनको बताएं कि भैया चलो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कारण है कि एक हो जाएगी। अब मेरे पास एक ये है, आप देखोगे मेरे बिल्कुल नीचे मैंने रैंक लिखे हुए हैं, और ये 5th CPC आगे परसेंटेज, 7th CP आगे परसेंटेज। हम देखते हैं कि 7वें वेतन आयोग में, 5वें वेतन आयोग में हम देखते हैं एक सिपाही से एक नायक की
कितनी पेंशन ज्यादा थी? वो थी 2.77। और यही एक नायक की सिपाही से 7वें वेतन आयोग में बढ़कर हो गई 17.51%। एक हवलदार की नायक से पेंशन ज्यादा थी 12.16 और यही बढ़कर के 7वें में हो गई 14.51। कोई फर्क नहीं है, उनका बढ़ा है, उसका हिसाब से बढ़ा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा है, एक हवलदार से नायब सूबेदार एक्स की जो पेंशन थी 39% ज्यादा थी, लेकिन ये जाकर के 7वें वेतन आयोग में हो गई 21.23%। इसके कारण बताऊंगा क्या हुआ है। और दूसरा, एक जो नायब सूबेदार है उसकी जो पेंशन थी सूबेदार एक्स, यानी सूबेदार एक्स की जो पेंशन थी नायब सूबेदार से ज्यादा थी 16.98, लेकिन सूबेदार एक्स की पेंशन नायब सूबेदार से 7वें वेतन आयोग में हो गई 26.84%। यानी इनके फर्क पड़ गया 9,500 का, कहां से? 44,900 और 35,400। ये कैसे हो गया? ये तो हो नहीं सकता था, क्योंकि 5वें वेतन आयोग का जो स्केल थे वो तो हो नहीं सकते थे। अब हम देखते हैं कि जो ये ऑफिस मेमोरेंडम है 30/8/2008 का, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का, इसमें आप देखोगे 5वें वेतन आयोग के जो स्केल थे वो थे 5,000 से लेकर के 8,000 तक S9 में था, 5500 से लेकर के S10 में था, 6500 लेकर S11, तीनों के तीनों ही ये 42 के ग्रेड पे में थे। और इसके अलावा जो आगे जब चले तो 46 के ग्रेड पे में 7,450 था, 7500 वाला 4800 में था, 8,000 वाला 5400 में था और गजेटेड वाला 8,000 का 5400 में था। अब जो सूबेदार और सूबेदार मेजर हैं, एक 4600 में आता है, एक 4800 में आता है। ये सिविलियन वो थे इनके ग्रेड पे, और सिविलियन ग्रेड पे आधार पर इन्होंने आर्मी वालों को किया। अब यहां तो कोई फर्क है नहीं, क्योंकि जो 7,450 और 7,500 है, जब 46 का यहां से शुरू होगा तो सूबेदार और सूबेदार मेजर को दोनों को फायदा हो जाएगा, क्योंकि इनका जहां पड़ता है उससे आगे हैं ये 7,450 और 7,500। यही कारण है कि उनकी बेसिक पे ज्यादा थी। इसमें क्या हुआ 4200 वाले में कि 5,000 के जो बनते थे 9,300 और इसका ग्रेड था 4200। लेकिन जब 5500 पे जब आप जाओगे तो 5500 पे देखो, 5500 की जो बेसिक पे हो जाते सेटिंग होना चाहिए था। हाँ, 5,000 का नीचे में दे रखा है, आपको चार्ट भी दे रखा है कि 5,000 जिसकी बेसिक पे थी 5वें वेतन आयोग में, उसको 35,400 पे सेट किया गया। 35,370 बनते, लेकिन उसको 35,400 पर किया गया। लेकिन उससे आगे जो 5500 वाला आदमी था वो होना चाहिए था 37,807 पे, लेकिन उसको भी 35,400 पर कर दिया। क्यों? ग्रेड पे 4200 था। उसके बाद जो हमारे जेसीओ के लेवल आते थे कहीं भी 5,750 या 5,770 एक्स ग्रुप का था, इसकी बनती थी 39,200, इसको भी 35,400 पकड़ दिया। क्यों? ग्रेड पे 4200 थी। और 5,675 मैंने 5,640 जो था, ये बाई ग्रुप का नायब सूबेदार था, उसकी भी बनती थी 38,671, लेकिन इनकी भी 39,200 ही बनती थी, क्योंकि इनको एक्स में मिले जाएगा, लेकिन उनको भी किया गया 35,400 पर। यानी तीन जो पे थे, कौन सा? 5500, 4500 और 6500, इन तीनों के तीनों का जो ग्रेड पे था 4200 था। और जब तीनों का ग्रेड पे 4200 था तो ग्रेड पे 5,000 वाले का 4200 था। उससे आगे जो आगे बढ़ते थे 1.86 से करके आगे इनको कैलकुलेशन करके इनको सही कर लिया जाता। लेकिन 7वें वेतन आयोग में जब इनका इनिशियल स्टार्टिंग हुआ तो उनको 42 से लिया गया। अब 7वें वेतन आयोग ने क्या किया, जो 65,000 वाला ग्रुप था यानी S11 वाला जो 42 के ग्रेड में था, इसको ये निकाल करके 4600 में ले गए। यानी इनकी समस्या खत्म कर दी। 4600 में जब चले गए तो 7,450 में चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इनकी भी। मतलब अब दो ग्रुप रह गए, एक 5,000 वाला और एक 5500 वाला। 5,000 वाला तो बदल नहीं सकता था, क्योंकि 5,000 का बनता ही 9300 है। लेकिन 5500 वाला जो था और 5500 से ऊपर जो नायब सूबेदारों का था 5,770 और 5,640 या 20 जो भी है, वो 5500 से ऊपर था, वो भी इसी ग्रुप में रह गए। बाद में मुझे पता चला, एमसीडी के किसी अकाउंटेंट साहब ने मुझे बताया कि इसका केस सिविलियंस ने लड़ा और ये 5500 वाले कुछ तो 7वें वेतन आयोग ने 42 से 46 में निकाल दिया और कुछ कोर्ट में जाकर के 5500 वाले भी 4600 में चले गए।
अब 5500 वाले 4600 में जाते हैं या 5746 में जाते हैं, तो आगे वाला सूबेदार है वो आगे में जाएगा और सूबेदार मेजर आगे में जाएगा, वो 4800 में जाएगा और एक 5400 में जाएगा। हमारा कोई माँ बाप था नहीं, कोई माँ बाप नहीं था, ये यहीं की यहीं पड़ा रह गया। यानी जो पे लगभग 39,500 या 40,000 होनी चाहिए थी नायब सूबेदार की, दोनों ही ग्रुपों की, उसको कर दिया 35,400 पे, यानी उनकी 5,000 बेसिक पे मानते हुए। 5,000 का बदलेगा नहीं, और ये ऐसे ही चलता रहा। अब जो पे ही आपकी 39,500 से शुरू होती और आगे चलती, तो उसका फायदा नायब सूबेदार को तो होता ही होता, लेकिन एसीपी जिसको मिल रहा है, एसीपी 1 हवलदार जो होगा वो भी नायब सूबेदार में जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी बेसिक पे बढ़ जाएगी। इन सब का असर पड़ता। यहां कोई पूछने वाला था नहीं, और पूछने वाला क्या था पता तो हमें भी अब चला है, समझे। तो मेरे को एमसीडी के किसी अकाउंटेंट साहब ने बताया कि हमारा भी 5500 का था, हमारी 35,400 था। हम कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद हमारा ग्रेड बदला 4600, और ग्रेड बदलने के बाद उन्हें 7,450 में सेट किया गया, और इस प्रकार उनको पूरा पेंशन मिला, और अब भी उनको उसी हिसाब से पेंशन मिल रही है, और मतलब पेमेंट भी मिल रहा है। लेकिन हमारा कोई पूछने वाला था नहीं, हमारा तो जैसा था वैसा छोड़ दिया, क्योंकि 4200 में है नायब सूबेदार, 4200 में रहेंगे, 4600 में वो रहेंगे। हम तो ये सिविलियन से सेट करके ऐसे किया गया, तो 5500 वाले चले गए, लेकिन 5,770 और 5,640 जो उनसे ज्यादा थे वो यहीं की यहीं पड़े रह गए। और इसका कारण बना काफी कुछ हद तक आपकी OROP 2 कम होने का, JCOs की OROP 2 कम होने का यही कारण। अभी यही नहीं, ये आगे तक ये असर डालेगा। अभी हमारे जो भी हवलदार नायब सूबेदार बनेंगे उन पर असर डालेगा। अब यहां पर असर, आगे सूबेदार पर पेंशन पर असर डालेगा, फिर सूबेदार मेजर की असर डालेगा। हमने पूछा है उनसे कि भाई कैसे हुआ था, तो उन्होंने कहा है कि वकील भी हमारे पास हैं, और हमने किया हुआ है, कोर्ट का डिसीजन भी उनके पास है, हम अध्ययन कर रहे हैं इसको, और यदि जैसे ही हमें पूरी जानकारी पता चलता है तो हम आपको बताएंगे। तो पीसीडीए का प्रॉपर तरीके से मिनिमम मैक्सिमम नहीं निकालना, और ये 42 का ग्रेड जो 2 के गले पड़ा, किस किस के 5,000 के तो पड़ेगा ही, कि उससे तो ज्यादा होता नहीं है। लेकिन 5500 वाले कोर्ट केस करके निकल गए, लेकिन जो 5,770 और 5,640 जो नायब सूबेदारों का था, जो ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई, वो भी वही पड़े रह गए 5,000 के साथ। यानी उनकी जो 5,000 से ऊपर जितनी भी उनकी 5वीं वेतन आयोग में पे थी, वो सब मतलब मिट्टी की उसमें मिल गई, मिट्टी मिल गया सारा का सारा, समझे। अब क्यों कि किसी ने देखा नहीं और किसी को पता भी नहीं होगा, समझे, और उसके कारण बना ये। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तो ये केस जो नया निकल कर आया, ये कोर्ट का केस है 6200 वाला, एक्स ग्रुप वाला, उसका जंतर मंतर पर होने वाले एजिटेशन से कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल जाकर के कोर्ट में सुलझेगा। और एक 631 सर्कुलर जो ऑनरेडी नायब सूबेदारों का है, उसका भी जंतर मंतर के एजिटेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल करके भारत सरकार से भुगतान हो पाएगा। कुछ मैटर ऐसे हैं जो आपको सिर्फ कोर्ट में सुलझेंगे, और किसी के बहकावे में नहीं आए। आप केवल और केवल आप अपनी समस्याएं देखें, और कुछ है पॉलिसी मैटर्स जो उनको हटाने में बड़ा टाइम लगता है, और हम बाद में बात करेंगे। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।